दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है वो हमारे जो पेपर होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है फ्री हैंड स्केच का, उससे ऊपर रिलेटेड है। और ये एक पेपर आपके सामने जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह का सवाल हमारा फ्री हैंड स्केच का इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में आता है। तो पेपर है ये 2017 का, और ट्रेड्स कॉमन फॉर ऑल 1 ईयर ट्रेड, यानी कि जो 1 साल की इंजीनियरिंग ट्रेड्स है उन सब के लिए कॉमन होता है ये हालांकि ये सेमेस्टर सेकंड का है जो अभी आपकी ईयरली सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है उसके अंदर आप देखेंगे कि अब पहले तो ये 75 नंबर का आता था, अब ये आपके 50 नंबर के आएंगे शायद। 50 नंबर या 75 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी अनुपात में फिर आपके क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग हो जाती है। तो इसका जो नोट्स, एक तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पेपर आपका अंग्रेजी में आता है। तो अंग्रेजी में आने की वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको अंग्रेजी में ही याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आपको वो टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी में नहीं पता होंगे तो आप पेपर को देख करके समझ ही नहीं पाओगे कि वो सवाल क्या है और उसका उत्तर क्या देना है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे हिंदी राज्य प्रदेशों में। जो बच्चा होता है उसको अगर अंग्रेजी नहीं आती है समझ में, तो उसका पेपर के बिगड़ने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का जवाब क्या देना है। तो कोशिश ये करें कि आप टेक्निकल वर्ड्स को अंग्रेजी में ही याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स हैं इस पेपर के अनुसार। दिस पेपर कैरी नेगेटिव मार्किंग 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हालांकि ये होता नहीं है, इसमें दे रखा है, वैसे होता नहीं है, ये आजकल नहीं होता है। इसके बाद है पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रा इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर इन द रेशो ऑफ 7:4 हाइट टेक एज 10 मिलीमीटर। यानी कि जो पहला सवाल है उसके अंदर सिंगल स्ट्रोक लेटर्स ABCD लिखवाए जा रहे हैं, जिनका जो अनुपात है वो 7:4 में रखा जाएगा और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 mm में रखी जाएगी। उसके अंदर हमको ABCD की जगह ये लिखना है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। तो ये चीज़ हमको लिखनी है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में 10 mm की हाइट में, और उनका अनुपात होना चाहिए 7:4। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि ड्रा ए फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इन जो 3 इसके अंदर ABC दे रखे हैं, इन तीनों के हमको फ्री हैंड स्केच बनाने हैं, जिसका आज मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर के ये हो गया। इसके बाद है तीसरा सवाल है इसमें, ड्रा द एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन बिलो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अभी ये जो इस समय जो मेरे पास क्लास खड़ी हुई है वो वायरमैन ट्रेड से वायरमैन ट्रेड के हैं, जिनका एडमिशन इसी 2021 में हुआ है। और अभी इनका जो चैप्टर आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक है वो अभी नहीं आया है, वो आगे आएगा। तो मैं केवल पेपर दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन होता है, इसका हमको ऑर्थोग्राफी के अंदर चित्र बनाना होता है। ये जो चित्र है वो हमारा आइसोमेट्रिक में बना होता है, और ये जो डायमेंशन है वो हमारी MM में दी होती है। और यहाँ आप देखोगे कि जो चित्र के अंदर जो डायमेंशन दे रखी है उसके अंदर सभी डायमेंशन के साथ में MM नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कॉमन नोट डाल रखा है, ऑल डायमेंशन आर इन MM। ऐसा ही आपको भी ड्राइंग के अंदर करना होता है। कहीं भी आपको जो भी डायमेंशन आप दोगे वहाँ पे MM साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप कॉमन एक लिख दो कोने में नीचे। तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने चित्र बनाया और वहाँ पे अगर कोई भी डायमेंशन दे रखी है 25, 30, 15, 20 जो भी है वो सारी MM के अंदर है। तो ये आमतौर पे बच्चा गलती करता है स्टार्टिंग के अंदर कि हर डायमेंशन के साथ MM लिख देता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जो आज जो वीडियो है वो फ्री हैंड स्केच के ऊपर है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसके ऊपर कि इन पॉइंटों को ध्यान में रख करके आप अगर चित्र बनाओगे फ्री हैंड स्केच के, तो आपके चित्र काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। मुक्त हस्त चित्र बनाते समय ध्यान रखने वाले विशेष बातें, जिनको ध्यान में रखकर यदि आप चित्र बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर इस प्रश्न के उत्तर से मिल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि फ्री हैंड स्केच का कोई भी चित्र बनाते समय पार्ट के सभी जिसका चित्र बनाया जा रहा है उसके एक अनुपात में होना चाहिए, अर्थात सही अनुपात में बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया है, जैसे बॉल पेन हैमर के चित्र में हैमर की बॉडी और हत्थे में सही अनुपात होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बॉल पेन हैमर का चित्र दिखाता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बात से क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ एक किताब मैंने ले रखी है, उसके अंदर आप ये बॉल पेन हैमर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि ये बॉल पेन हैमर की बॉडी है और ये हमारा हत्था है।
अब अगर इस बॉडी के अनुपात में अगर हम बहुत पतली सी डंडी यहाँ दिखाएंगे हत्थे के रूप में, तो वो बिल्कुल अनुपात गलत हो जाएगा। कहने का मैं वैसे जो क्लास के अंदर उदाहरण देता हूँ इस चैप्टर के अंदर समझाने के लिए, कि मान लीजिए हम एक गाय का चित्र बना रहे हैं, तो गाय के चित्र के साथ में अगर आप मुंह जो है चूहे की साइज़ का बना दोगे तो कहीं भी मैच नहीं करेगा। या आप चूहे का चित्र बना रहे हो, वहाँ अगर चेहरा उसका गाय का लगा दोगे तो वो भी मिसमैचिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बॉडी का अनुपात, जिस अनुपात में बनी हुई बॉडी, उसी अनुपात में हमारे को इस हैंडल की लेंथ भी देनी है और इसकी मोटाई भी देनी है। तो इससे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, आपके यहाँ पर एक फ़ाइल दे रखी है। फाइल के अंदर हैंडल की जो लेंथ है और जो इस पूरी इसकी जो लेंथ है फाइल की, उसके अनुपात में ये करीब 3 गुना है इस हैंडल से। तो यहाँ हैंडल अगर मान लीजिए आप लंबा बना दोगे तो भी बुरा लगेगा, और अगर आप छोटा बनाओगे तो भी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा, बहुत सारे चित्रों में मध्य रेखा यानी कि सेंटर रेखा खींचकर चित्र बनाने पर ऊपर या नीचे सीधे हाथ या उल्टे हाथ की तरफ बनाए गए हिस्से एक समान होने पर सही बनेंगे भी और सही दिखाई भी देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दे रखा है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ट्विस्ट ड्रिल, टेपर शैंक, ट्विस्ट ड्रिल, बिट, प्लायर, स्पैनर इत्यादि। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं बात को क्या कहना चाहता हूँ। कि यहाँ पर आपको ये इनसाइड कैलिपर आपको दे रखा है यहाँ ये, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस जो इनसाइड कैलिपर का चित्र बना रखा है इसके अंदर अगर यहाँ सेंटर लाइन खींचता हूँ, सेंटर लाइन खींचूंगा तो मेरा इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक सा है। अगर मैं इसको सेंटर लाइन यहाँ लाइन खींच करके समान दूरी पर लेके जाऊँगा दोनों तरफ, तो मेरा ये भी सही बनेगा और ये भी सही बनेगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सेंटर लाइन खींचते नहीं है, तो कभी तो ये दूर हो जाता है, कभी ये दूर हो जाता है, तो उससे एक सिमेट्री सी बिगड़ जाती है। ये सिमेट्रिकल कहलाते हैं। सेंटर से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सिमेट्रिकल हैं, एक से हैं। चेहरे में भी होता है। इसी तरह आप ये आउटसाइड कैलिपर में भी देखेंगे, अगर यहाँ पे आप सेंटर लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचोगे तो आपका ये जो कर्व है और ये जो कर्व है वो सेंटर लाइन से दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर बना दोगे तो आपका चित्र एकदम सही बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ट्विस्ट ड्रिल की बात कर रहे हैं, मैं इसके अंदर उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ ये देखें आप कि ये हमको टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल बिट दे रखी है, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच रखी है। इसके अंदर आप अगर इस टिप को लेके चलते हो तो यहाँ से ये जो दूरी है और इधर जो दूरी है वो बराबर है। इसी तरह अगर इसके जो शैंक की बात कर रहा हूँ, शैंक के अंदर भी ये जो दूरी है ये वाली और इधर से सेंटर से इधर की दूरी अगर बराबर रखोगे तो इसका अच्छा लगेगा और चित्र भी आपका सही बनेगा। तो आप कोई सा भी ट्विस्ट ड्रिल बिट देख सकते हो, इसमें ये वर्टिकल में भी देख सकते हो आप। सेंटर लाइन से दोनों तरफ बराबर होने पर ये एकदम सही दिखाई देगी। इसके बाद अगर मैंने उदाहरण दिया है प्लायर का, जैसे ये प्लायर दे रखा है, प्लायर में भी अगर आप सेंटर लाइन खींच देंगे तो मान लीजिए ये अगर मैं रोलर ड्रा की सहायता से पहले से ही अगर ये सेंटर लाइन खींच के चला के चलता हूँ, अब सेंटर लाइन खींचने से क्या होगा कि अगर आप इस चित्र को भी देखोगे तो यहाँ पर ये जो कर्व है और ये जो कर्व है दोनों अलग अलग हो रहा है किताब के अंदर भी। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि ये जो कर्व बनाना है वैसे ही कर्व अगर मैं कोई इधर मैं बना दूँ किसी तरीके से या मैं प्रैक्टिस कर लूँ इतनी, तो मेरा जो चित्र है वो एकदम सही हो जाएगा। देखो आप यहाँ से सेंटर से ये जो दूरी और ये दूरी, यहाँ की दूरी अगर बराबर हो जाए तो ये एकदम चित्र हमारा सही बनेगा। मैं दोबारा से आपको कैलीपर जो है मेरा उसके अंदर आपको दिखाता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए मैं ये जो कैलीपर ले रखा है इसको मैं पहले से ही यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच लूँ। अब ये सेंटर लाइन खींचने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो मेरा कर्व है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो अगर बराबर हो जाएगी तो ये मेरे दोनों कर्व एकदम सही बन जाएंगे। ऐसे ही ये बाहर का जो कर्व है और ये जो बाहर का कर्व है, इनकी दूरी यहाँ से बराबर हो जाए तो आपका जो चित्र है वो एकदम ऑटोमेटिकली सही बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हो, वर्टिकल सेंटर लाइन में इस तरह से खींचूँगा तो अब ये जो हमारा कर्व है इधर वाला और ये जो कर्व है इसकी जो डिस्टेंस अगर मैं बराबर कर दूंगा तो एकदम चित्र मेरा सही बन जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं सेंटर लाइन ऑलरेडी खिंची हुई है ट्विस्ट ड्रिल में, तो इसमें तो एकदम साफ पता चल रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, आप ये स्पैनर का चित्र बन रहा है, यहाँ पर ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में ये जो दूरी और ये जो दूरी अगर बराबर रखोगे, इसमें तो हालांकि ये एंगल आ रहा है, एंगल के लिए सेंटर लाइन बना रखी है, तो इसको एंगल बनाना भी हमारा आसान हो जाएगा कि हमने एक सेंटर लाइन खींची, इस पर 30 डिग्री का एंगल लिया, इस एंगल वाली जो लाइन है इससे ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए।
यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है कि इस सेंटर लाइन से, ये जो तिरछी वाली सेंटर लाइन है, उससे ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर करेंगे तो आपका ये जो खांचा बनेगा ये एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे नीचे भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका चित्र अच्छा बन ही जाएगा और नंबर फिर आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, लगभग सभी चित्रों को बनाने के बाद उस वस्तु के विभिन्न हिस्सों के नाम जरूर लिखने चाहिए, जैसे यूनिवर्सल सरफेस गेज। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सरफेस गेज दे रखा है। ये एक जो गेज है हमारा, इसके अंदर कई पार्ट्स हैं, कई अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके नाम आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। जैसे यहाँ पे गाइड पिन दे रखा है, बेस दे रखा है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का नाम दे रखा है, रॉकेट पे रैम है, स्पेंडल है, शंग है, स्क्राइबर है और ये क्लैंपिंग नट है। तो इनके नाम आपको देने ही देने चाहिए और कोशिश करो कि ऐसे जो पार्ट्स बनाएंगे आप, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिकल की कोई भी ट्रेड का बच्चा हो, कोई भी अगर आप पार्ट बनाते हो उसके अंदर आप कम से कम 4, 5 या 6 नाम जरूर दें, जिससे कि जो भी आपकी शीट चेक कर रहा है उसको लगे कि बच्चे ने इसके बारे में पढ़ रखा है और उसको पता है कि पार्ट्स के अंदर किसी भी वस्तु के अंदर पार्ट्स क्या क्या हैं। इसी तरह बॉल पेन है हमारा, आपको दिखाता हूँ मैं दोबारा से। तो यहाँ बॉल पेन हैमर में देखें आप कि इसके 4 पार्ट्स के नाम दे रखा है, हैंडल दे रखा है, पेन दे रखा है, फेस दे रखा है और वेज दे रखा है। तो अगर ये 4 पार्ट्स के नाम अगर आप लिख देंगे तो जो भी आपकी शीट चेक करेगा उसको लगेगा कि ये बच्चा वास्तव में उस वस्तु को जिसको बना रहा है उसने उसको ध्यान से पढ़ा है और समझा है, तभी उसके नाम वो लिख रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, कोई भी चित्र को बनाते समय यदि आप आइसोमेट्रिक दृश्य की कंडीशन को ध्यान में रख करके 30-30 डिग्री पर चित्र बनाएंगे तो चित्र बहुत वास्तविक दिखाई देंगे, जैसे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का आधार। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का ये जो आधार है, ये अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू की कंडीशन आपको ध्यान रहेगी। आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जो कंडीशन होती है कि हमारे जो 3 डायमेंशन होके 3 डायमेंशन में वो चित्र बनता है। तो आप अगर एक लाइन खींच लें यहाँ पे, इसको 30 डिग्री पे बना दें, ये आपका 30 डिग्री हो जाए। इसी तरह ये हमारा 30 डिग्री पे हो जाए और वर्टिकल हमारा जो है बिल्कुल इससे 90 डिग्री पे आ जाए ऐसे। तो तीनों कंडीशन हो गई, इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री और ये हमारी जो खड़ी लाइन है वो अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगी तो फिर ये जो हमारा चित्र एकदम अच्छा बन जाएगा, जिससे कि एकदम वास्तविकता नज़र आएगी। आइसोमेट्रिक चित्र बनाने में यही फ़ायदा होता है कि उसके अंदर 3 डायमेंशन हमारी एक ही चित्र में दिखाई देती है। इसके बाद है अगला पॉइंट है वायर गेज, फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियल गेज, एंगल गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर इत्यादि के चित्र बनाते समय यदि केंद्र से समान दूरी पर अन्य भागों को बनाएंगे तो चित्र वास्तविक लगेंगे। इसके लिए एक केंद्र बिंदु लेकर प्रकार की सहायता से हल्की रेखा से वृत्त बना लेना चाहिए। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये वायर गेज दे रखा है, फिलर गेज दे रखा है, साथ में स्क्रू पिच गेज दे रखा है और यहाँ पे रेडियस गेज दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब इसको चित्र बनाओगे तो ये वृत्ताकार तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ सेंटर लेकर के एक प्रकार की सहायता से यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको सेंटर लेकर के और पहले एक वृत्त बना लेता हूँ इस तरह से। पहले से अगर मैं ऐसे वृत्त बना लूँगा तो एग्जैक्टली अब ये वायर गेज को अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो वास्तव में आपको वृत्त ही दिखाई देगा। तो चित्र में थोड़ा सा आउट जा रहा है सेंटर से, अगर ये सेंटर होता तो अगर आपको सही चित्र बनाना है तो सेंटर बना लें। सेंटर बनाने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इस सब की बराबर है। तो यहाँ पर आप दूसरा वृत्त बना लें, ये एक ऐसे छोटा वृत्त बना लें। ऐसे वृत्त बनाने से क्या होगा फ़ायदा कि आपकी जो आप खांचे जो देने हैं, खांचे जो करने हैं
वो सबके लिए बराबर होंगे तो आप ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, गैप छोड़ते छोड़ते, तो बाहर का डाया और अंदर का डाया तक हम लाइन खींचेंगे तो सारे एकदम बराबर हो जाएंगे। इसी तरह यदि हम यहाँ पे रेडियस गेज बनाते हैं, ये हमारा रेडियस गेज दे रखा है, इसमें भी अगर आप एक सेंटर लेकर के और इस तरह से आप एक वृत्त बना लें, जैसी आकृति हमें चाहिए, अगर आधी चाहिए तो आधे में आप बना लें इस तरह से, और उसके बाद आप अगर इन लाइनों को इस सेंटर से बराबर दूरी पर यहाँ लेकर के टच करते चले जाएंगे तो ये दूरी हमारी सेंटर से बराबर दूरी पे हो जाएंगी, तो हमारा चित्र जो है ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसी तरह ये काम इसमें भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। इसी तरह ये डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर ऑलरेडी वृत्ताकार है। अब यहाँ पे अगर आप हाथ से वृत्त बनाओगे तो वो सही बनेगा नहीं। तो फ्री हैंड स्केच का मतलब तो ये होता है कि जहाँ पर आपको पेंसिल का स्केल का और प्रकार का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती कि आप करना ही नहीं है उसके अंदर। तो जहाँ आपको आवश्यकता है, यहाँ पे अगर वृत्त बनाना है जो हाथ से आपका सही नहीं बन सकता, तो आप प्रकार काम में ले सकते हो। स्केल की अगर कोई बड़ा चित्र बनाना है, कोई बड़ी लाइन खींचनी है, तो वहाँ पे भी स्केल काम में ले सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पेंसिल के साथ स्केल या प्रकार को काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ देखो आप कि यहाँ अगर सेंटर लेते हो और इसका अगर वृत्त बनाते हो तो आपका ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का चित्र भी एकदम शानदार बन सकता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है हमारा छठा बिंदु, चित्रों में वस्तु के पार्ट्स के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर में 4 या 5 mm की दूरी पर 2 समानांतर रेखाएं खींचकर दोनों रेखाओं को टच करते हुए लिखना ही चाहिए तथा ये समानांतर रेखाएं क्षैतिज ही यानी कि हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए। तो आप अधिकतर देखोगे कि चित्र जो है नाम टेढ़े लिखे जाते हैं, तो अगर इसको देखोगे आप तो ये लाइन नाम जो हमारे एकदम हॉरिजॉन्टल हैं, और इसके लिए आप अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप दो समानांतर रेखाएं 4 से 5 mm की दूरी पर हल्की खींचेंगे और इसके अंदर जो कैपिटल लेटर लिखोगे तो वो ऊपर और नीचे टच होने चाहिए, जिससे कि आपकी एकदम राइटिंग साफ दिखाई दे। इसके बाद 7वां पॉइंट है, वस्तु के चित्र में उसके नाम को दर्शाने के लिए बनाई गई लैडर लाइन पर तीर की दिशा वस्तु की पार्ट की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ देखें आप, ये लैडर रेखा होती है जो कि करीब 45 डिग्री पे झुकी होती है, और तीर जो है हमारा वो हमेशा पार्ट्स की तरफ होना चाहिए। कई किताबों में भी आपको दिखाई देगा कि जो तीर होता है वो नाम की तरफ कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। एक्चुअल में नाम जो है इस पार्ट का है, तो हम पार्ट को की तरफ डायरेक्शन करके बताना चाह रहे हैं कि इस पार्ट का ये नाम है, इसलिए तीर हमेशा पार्ट की तरफ होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट है, वस्तु के पार्ट्स के नाम लिखते समय लिखे गए सभी अक्षरों उनकी सही आकृति में वह सीधे खड़े होने चाहिए। तो अधिकतर ये मैंने पहले शुरुआत में एक वीडियो भी डाला है कि हमको ABCD किस तरह से लिखनी चाहिए, उसी का एक हिस्सा समझ सकते हैं आप कि जो भी आप पार्ट के नाम वहाँ पे लिखेंगे वो एकदम सीधे होना चाहिए और उनकी आकृति एकदम सही होनी चाहिए। अधिकतर देखा गया कि बच्चे जो है M के अंदर K N उसके बाद W R Q इन वर्डों में गलती करते ही करते हैं। तो इसको अगर आप पहले से ही देख के जाएंगे या ABCD लिखने की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और कैपिटल ABCD हमारे क्वेश्चन में भी आया, जैसे कि हमने इस पेपर में देखा था जो शुरू में दिखाया था, वहाँ पे भी आपको हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी करके लिखवाया गया है, तो वहाँ पे भी आपके अक्षर एकदम सही होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है 2 शब्दों। अब शब्द क्या चीज़ होती है? शब्द होते हैं अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं। जैसे बनते शब्द जो है में बे न और तय अक्षर होते हैं और बनते एक शब्द है, यानी कि बनता जो है एक शब्द है, इसके अंदर बे न और तय जो अक्षर हैं। तो 2 शब्दों के बीच में एक अक्षर का गैप होना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पर मिल कर बनते हैं में मिल और कर के बीच में जो एक गैप होगा वो हमारे एक अक्षर के बराबर होना ही चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर की तैयारी करते समय। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर ट्रेड के बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर की तैयारी करते समय आपकी अपनी ट्रेड की थ्योरी की बुक के सभी चित्रों को ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये चित्र भी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपकी जो ट्रेड थ्योरी है, ड्राइंग है, वो ट्रेड थ्योरी पर आधारित है या प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो अगर आपने जो इसके अंदर औजार या उपकरण होते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल वायरमैन के अंदर सर्किट होता है, ब्लॉक डायग्राम होते हैं, जो भी होता है, वो अगर आप ट्रेड संबंधित थ्योरी की जो किताब है उसको भी देख के जाएंगे, ढंग से चैप्टरों को
तो उनमें से भी आपको पूछा जा सकता है। और पूछने अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मना नहीं कर सकते कि ये हमारे कोर्स में नहीं, ड्राइंग के कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी के कोर्स में, तो वो आपकी ड्राइंग के कोर्स में भी है, इसलिए उसको देख के जाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके अंदर भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है इस वीडियो का और इस लेक्चर का, कि फ्री हैंड स्केच के चित्र बनाने के लिए HB की पेंसिल को काम में लिया जा सकता है। HB की पेंसिल सिर्फ फ्री हैंड स्केच के चित्रों में ही काम में लेनी चाहिए। बाकी चित्रों को बनाने के लिए H और 2H की पेंसिल पेंसिल ही काम में लेनी चाहिए। बाकी चित्रों को बनाने के लिए H व 2H पेंसिल ही काम में लेनी चाहिए, क्योंकि HB की पेंसिल में से खींची गई रेखाएं अधिक काली होती हैं, इसलिए इसको केवल फ्री हैंड स्केच के जो चित्र हैं उसको बनाने के ही काम में लेना चाहिए। बाकी जो चित्र है हमारे H और 2H की पेंसिल से ही बनानी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काला करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ड्राइंग को काला कर दोगे, लाइन को काला कर दोगे, तो उससे आपकी सारी ड्राइंग गंदी हो सकती है, और अगर कहीं मिटाने की भी ज़रूरत हो गई तो वो फिर और आपको काला करेगी वहाँ पे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इन पॉइंटों को समझ करके शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमको फ्री हैंड के चित्र बनाने चाहिए, स्केच बनाने चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। यदि आपको ये मेरा समझाने का और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।